जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद। कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए इस पेड़ को की देखभाल आज करूं, उसकी हिफाजत आज करूं, ताकि जब उस पेड़ के फलों का आनंद मेरे आने वाली नस्लें, मेरे बच्चे लेंगे, तब उनको याद आएगा कि हमारे पिता या हमारे दादा ने हमारे लिए ये पेड़ लगाया था और इसकी हिफाजत की। इसी तरह से हमें भी आज काम करना पड़ेगा, चाहे हमारी जिंदगी में उसके फल हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारी आने वाले कल को उसके फलों का आनंद जरूर मिलेगा, उसका फायदा जरूर मिलेगा। और यही जो धैर्य है वो हमें हमारे अंदर एज पैसिव रेजिस्टर्स, नॉन वायलेंट फाइटर्स, सोल्जर्स ऑफ नॉन वायलेंस, हमें इख्तियार करना पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा है नहीं। नेल्सन मंडेला ने भी जब शुरुआत की थी रेजिस्टेंस की, और जब दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में आजादी की जंग में कूदे थे, तो वो क्रांतिकारी विचार के थे। उनको लगता था कि हिंसात्मक क्रांति के सिवा मेरे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, आजादी नहीं मिलेगी। और अपने राजनीति के और एक्टिविज्म के शुरुआत के सालों में उन्होंने हिंसात्मक प्रवृत्ति का ही प्रोत्साहन किया। जो रिवोनिया कॉन्स्पिरेसी की बात हुई थी, जिसमें नेल्सन मंडेला को जेल हुई, वो सैबोटाज की कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें वो ये प्लान कर रहे थे कि जो गोरों की सल्तनत है उसके जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको उड़ाकर उनको हराएं। और इसीलिए एएनसी की पूरी मिलिट्री विंग जो मिलिट्री फाइट के लिए तैयार कर रही है। पर जब नेल्सन मंडेला को रॉबिन आइलैंड में जेल हुई, कारावास सहा, तो वहां सॉलिटरी कंफाइनमेंट थी। हर कैदी को एक छोटे से सेल में अकेला तन्हा बंद कर दिया। और उनको जब छोड़ा जाता था तब भी इसी तरह छोड़ा जाता था कि 2 या 3 लोगों के सिवा ज्यादा कोई इकट्ठा वहां ना होगा। तो जो 22-23 साल तक उनको जेल रही, तो वो एक तन्हा जेल थी। पर उनके जेल के संस्मरण जब नेल्सन मंडेला ने लिखे, तब उन्होंने लिखा कि उस जेल के दरमियान मैंने गांधी को पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं गांधी को समझता गया, मानता गया, तो मुझे मेरे जेल सेल के अंदर मेरे साथ गांधी की रूह का होने का एहसास होने लगा। और उस वक्त से मैं कभी अकेला या तन्हा नहीं रहा। गांधी हर वक्त मेरे साथ रहा था। और ये वो इंसान था जिसने कभी गांधी को देखा नहीं था, कभी गांधी को महसूस नहीं किया। उसकी गांधी की जो पहचान थी वो महज उसकी जो पढ़ाई थी उसमें से ही थी, और जो उसके मुल्क का इतिहास था, शुरुआत था, उसी के कारण था, एतबार जो था उसे गांधी। पर जब हम किसी को मानते हैं, भरोसा करने लगते हैं और उसको इख्तियार करना शुरू करते हैं, तो हमें उसका अपने साथ होने का एहसास होने लगता है। हमारी इबादत में भी वही है कि जब हम सच्चे दिल से इबादत करते हैं तो हम महसूस करते हैं अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर। पर वो तभी होता है जब हम सच्ची इबादत करते हैं, सिर्फ दुआएं प्राप्त करने की इबादत नहीं, पर पूरी इंसानियत की खुशहाली के लिए जब हम इबादत करते हैं, तभी जाके वो एहसास हमें होता है। इसके लिए इबादत के सच्चे पन का बहुत अहमियत है। वरना इबादत तो सब कर लेते हैं, 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं, सुबह शाम आरती कर लेते हैं, हर चीज में भगवान का नाम ले लेते हैं, अल्लाह का नाम ले लेते हैं, ईश्वर का नाम ले लेते हैं, पर वो इबादत नहीं होती, वो उसका सिर्फ ढोंग होता है, उसका एक नाटक होता है। और कई बार इनमें से कुछ भी ना करने वाले
भगवान के ज्यादा करीब के होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में निस्वार्थ जीवन और सत्यमय जीवन का प्रतिबिंब होता है, और वो इबादत सच्ची होती है। इसीलिए उसी तरीके से जब किसी को हम अपनाएं, किसी के मेथड्स को हम इख्तियार करें, किसी की मान्यता को अपनी मान्यता बनाए, तब भी वो सच्चाई का उसमें होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके वो कामयाब हो सकती है, वरना उसको कामयाबी कभी प्राप्त नहीं होती। और नॉन वायलेंट सिविल रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा महत्व वो होता है कि हम हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे समाज, हमारे राष्ट्र और हमारी जो पूरी मानवता है, उसके लिए, सारी कायनात के लिए हम लड़े, ना सिर्फ हमारे लिए। और यही अगर हम इख्तियार करेंगे तो हम कामयाब भी होंगे और एक टिकाऊ परिवर्तन को हम पैदा कर सकेंगे। तो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। और आज ये वक्त सोचने का नहीं है, ये याद रखें, ये वक्त काम करने का है, ये वक्त गदर है। और अगर हम अब गदर नहीं करेंगे, अगर हम अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम इस मुल्क को, हमारी कौम को, हमारी मानव प्रजा को कभी बचा नहीं पाए। और अगर हम वो हार गए तो फिर हमारे अस्तित्व का कोई मायना ही नहीं है। फिर हम रहे ना रहे, इस जमीन पर जिंदगी नाम की कोई चीज रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर इस लाइफ का कोई मायना नहीं रहेगा, लाइफ ऑफ अर्थ का कोई मायना नहीं। इसलिए जागिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए, और इस तरह से लड़िए कि आपके सामने जो खड़ा है, जो आतताई है, वो लाजवाब हो जाए, उसके पास कोई जवाब ना हो आपको देने के लिए, सिवा आपके सामने घूमने के। ऐसे हम तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया आपके साथ शेयर करने का। जब आप वापस मेरी शब्द करने की जो कहना था वो मैं कह, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, खुदा हाफिज। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत जल्दी लेंगे, क्योंकि दादा आपको 10 मिनट बाकी हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है जी, ये आप पूछ लीजिए। आप जिनको भी सवाल पूछना है वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या लिख दीजिए, मैं उसको पूछ दूंगा। तब तक एक सवाल ये कि अभी जो आज का माहौल है हिंदुस्तान का, देश का, इसमें अगर माइनॉरिटीज की तरफ से कोई इकदाम होता है, यानी उनका कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो सीए के लिए हो, शाहीन बाग का मूवमेंट हो, या जो भी है, तो उससे पोलराइजेशन का खतरा रहता है, और ऐसा हुआ भी है। तो क्या आप फिर एक ऐसे गांधी की दोबारा जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि वो पूरे सोसाइटी को एज ए होल कम्युनिटी को लीड करे, जिसको अपना हिंदू भी, क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम भी फॉलो करें? देखिए, जो एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुए पूरे, उसका सबसे बड़ी उसकी कमजोरी ये हो गई कि उन्होंने उसको मुस्लिमों के साथ आइडेंटिफाई होने दिया, और उसका रेजिस्टेंस ज्यादातर हमें मुसलमानों में दिखाई दे, क्योंकि वो टारगेट थे, मुसलमान उस साजिश का टारगेट थे। पर हम सब उसमें विक्टिम बन गए, हमने उसको कामयाब होने दिया, क्योंकि मकसद वो था कि जो प्रोटेस्ट थे उनको मुस्लिम समाज के साथ आइडेंटिफाई करके, जो बाकी पोलराइज्ड हमारी ह्यूमैनिटी हुई है, उसको ये कन्विंस कर दे कि ये मुसलमान है और मुसलमान तो वैसे भी गद्दार है, तो इसलिए वो लड़ रहे हैं। तो वो सीएए की मूवमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी होगी। पर ये जरूरी था कि
उस मूवमेंट के साथ साथ एक एजुकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो, जिससे जो नॉन फेनेटिसाइज्ड हिंदूज हैं और जो बाकी की माइनॉरिटीज हैं, उनको ये समझ में आए कि आज अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो आगे और भी सारी माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाएगा। और अगर वैसे हम यूनिटी फॉर्ज कर सकते तो फिर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है। इसलिए गांधी की जैसे लीडरशिप की जरूरत है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आजादी की लड़ाई में अगर गांधी सरकार था, उसके साथ साथ एक कलेक्टिव लीडरशिप भी उतनी स्ट्रॉन्ग थी। जो आजादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, उसमें वो कांग्रेस की लीडरशिप भी कलेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। और इसीलिए उस वक्त आजादी की जंग में बहुत ही अपोजिंग और ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज वाले इंसान, व्यक्ति उसमें कांग्रेस की अम्ब्रेला के नीचे आके खड़े हो गए और लड़े, जो आजादी के बाद वापस अपने अपने रास्ते अलग होकर चले। पर हम एंटी सीएए की लड़ाई में वो नहीं कर पाए, और उसका नतीजा हुआ कि जिनका वो मकसद था, पोलराइजेशन जिनका मकसद था, वो कामयाब हो गए ये कहने में, डिस्क्रेडिट करने में कि देखो ये तो मुसलमान है और मुसलमान तो गद्दार है, इसलिए वो ये कर रहा है। और इसलिए ज्यादातर वो लड़ाई डिस्क्रेडिट हो। इसलिए अब आगे जाके जब वो लड़ाई रिज्यूम करेंगे, या कोई भी लड़ाई हो, हमारे अधिकारों की लड़ाइयां बहुत लड़नी है, तब ये बहुत जरूरी है कि उसके पहले उसके बारे में एक सिंपैथी क्रिएट की जाए, ताकि उसे किसी एक कम्युनिटी या एक ग्रुप या एक रीजन के साथ आइडेंटिफाई करके उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर दिया, और वो एक नेशनल मूवमेंट हुआ है। और वो तभी कामयाब होगी जब वापस हम कलेक्टिव लीडरशिप वाली बात पर नहीं आते और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जज्बे को अहमियत देंगे। हेलो सर, हाँ जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आज के जमाने की जो यूथ है, हाँ। उनके माइंड को ऐसे डाइवर्ट किया जा रहा है कि उनके बीच में ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई जा रहे हैं कि गांधी जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी की जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, जो इनकी नेशनल लीडरशिप है, उसको बिगाड़ा जा रहा है। हम उसको किस तरह से प्रिजर्व करके उसको कैसे यूथ को ये समझा सकेंगे, जो आईटी सेल्स वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं गांधी जी की, नेहरू जी की छवि को खराब करने के लिए, उसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं? हमारा कलेक्टिव रोल क्या हो सकता है? देखिए, जिन लोगों को पता है, चलता है कि ये गलत और झूठ का प्रचार है, उनका वो फर्ज बन जाता है कि उतने ही जोर शोर से वो सत्य का प्रचार भी करें। और ये सबसे बड़ा झूठ हमारे समाज में फैलाया गया है कि गांधी पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे। अगर उस वक्त कोई एक आवाज हिंदुस्तान में उठी थी पार्टीशन के खिलाफ, या अंग्रेजों की हुकूमत में पार्टीशन के खिलाफ, तो वो गांधी की। आप इतिहास पढ़ेंगे उस वक्त का तो आप देखेंगे कि आखिर 2 साल में 45 से लेकर 47 तक अगर पार्टीशन के खिलाफ किसी ने भी चेतावनी दी हो या आवाज उठाई हो, तो वो सिर्फ गांधी थी। किसी और ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। आज जो अपने आप देशभक्त कहते हैं और जो गांधी की हत्या को जायज ठहराने के लिए ये कहते हैं कि उसको मारना पड़ा, हम मजबूर हो गए मारने के लिए, वरना वो देश के और टुकड़े टुकड़े करवा देता। उन लोगों ने भी, आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर के जो लोग थे, उन्होंने भी पार्टीशन रोकने के लिए कहीं पर भी ना तो एक प्रोटेस्ट किया, ना कहीं पर दंगा किया, ना कहीं पर विद्रोह किया, ना कभी उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि वो भी अपने दिल में चाहते थे कि पार्टीशन हो। उनको गुस्सा इसलिए आया कि गांधी के कारण सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा नहीं दे पा रहे कि अब पाकिस्तान हो गया, तुम चले जाओ। आज भी कई वैसे हिंदू होते हैं जो
गांधी को इसका दोष देते हैं कि तब एक मौका था कि सारे मुसलमानों को हम भगा देते हिंदुस्तान से और फिर ऑटोमेटिकली एक प्योर हिंदू राष्ट्र बना, और उसका दोष गांधी को देते हैं। और मैं कबूल करता हूं अगर वो गुनाह है तो गांधी ने किया, पर वो गुनाह नहीं था। मुसलमानों का इस सरजमीन पे उतना ही अधिकार था जितना और किसी भी कौम का हो सके, कि इसकी मिट्टी में उनके पुरखों की मिट्टी शामिल है, जैसे हिंदुओं के पुरखों की राख इस भूमि में शामिल है, उसमें से ही मुसलमानों की नस्लों की मिट्टी इस मुल्क की सरजमीन का शामिल है, और वो जिसमें हो वही उनका मुल्क होता है, उसके सिवा और कोई मुल्क नहीं हो सकता। तो गांधी ने वो किया था, और अगर गुस्सा है तो उसके कारण है तो कहना चाहिए कि हम उस वक्त शायद कामयाब हो जाते हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में, और गांधी ने भी होने दिया। तो आज भी गांधी की रूह भी आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में रोकेगी, ये मेरा काम है, और मैं रूहों में विश्वास नहीं करता, और आज भी गांधी की रूह हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए काफी है, ये मेरा विश्वास है। तो अगर आप जानते हो कि ये असत्य का प्रचार हो रहा है तो तुम्हें सत्य भी मालूम होना चाहिए, और अगर तुम्हें सत्य मालूम है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपनी बलबूते पर आप जितना कर सको उतना सत्य का प्रचार करो, और दूसरों को प्रेरित करो कि वो तुम्हारे साथ जुड़ जाए सत्य का प्रचार, क्योंकि झूठ का प्रतिकार सत्य से ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। Excuse me, sir. Hello. हाँ जी, First of all, I would like to say बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका सवाल तो और सर काफी है, लेकिन चूंकि आपका वक्त भी हो गया है और आपको दूसरे वेबिनार में शिरकत करनी है, सर हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक अहम मौजू पर जो हेलो 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 he is no more here, guys. में आंदोलन की शुरुआत की जा सकती